कि मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता है, ऑलवेज ट्रीटेड स्लेव्स लाइक द सन एंड प्रिजर्व, और वो हमेशा एश्योर करते थे और बोलते थे कि जो मोहम्मद गोरी का प्रेस्टीज है, ठीक है, वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, तो इनके स्लेव्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो जो गुलाम थे उनके द्वारा। 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की हार हो जाती है, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया, जो है रीजन, इंडिया के जो रीजन थे, इलाके थे, उसका एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है। ठीक है, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून, यानी चंद्रमा का देवता। ठीक है, ये टर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि गॉड ऑफ मून किसका उपनाम था, तो दैट इज द कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उसी तरीके से यल्दाज और कुबाचा, ठीक है, ये भी जो है मोहम्मद गोरी के ही स्लेव्स हुआ करते थे। क्या नाम था? यल्दाज और कुबाचा। यल्दौस जो है वो गजनी का रूलर बन जाता है, ठीक है, और वो भी क्लेम करता है किस रीजन पे, तो इंडियन रीजन पे। ठीक है, कि भाई हमको भी भारत का हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या फेस करना पड़ता है मोहम्मद गोरी को और इल्तुतमिश को। बाद में इल्तुतमिश इसको हरा देगा। ठीक है, इस डायनेस्टी के तीन नाम, ठीक है, कितने नाम है आपके पास? थ्री नेम्स। First is the slave dynasty, another one is the Mamluk, and the third one is the Ilbari. तो स्लेव और मामलुक, ठीक है, ये दोनों को उतना ज्यादा अप्रोप्रिएट हिस्टोरियंस नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं? गुलाम वंश। ठीक है, कौन सा वंश? गुलाम वंश। ठीक है, तो कहता है क्योंकि तीन इसके अंदर आपके राजा हुए, ठीक है, सुल्तान हुए, जो एक्चुअली में क्या थे? आपके गुलाम थे, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे वो बलबन हो। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा राजा था जो जब राजा बना था तब भी वो क्या था? गुलाम ही था। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश और बलबन जब राजा या सुल्तान बने थे, तो वो जो है आपका क्या हो गए थे? गुलामी से उनको मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में जो है जो स्लेवरी था, स्लेव से उसको मुक्त किया गया था। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा सुल्तान हुआ जो जिस समय सुल्तान बना था उस समय भी वो क्या था? गुलाम ही था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो कि आपका क्या था? गुलाम था, जब वो सुल्तान बना था, तो दैट इज द कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चीज इल्तुतमिश और बलबन के बारे में सही नहीं है। ठीक है, दूसरा टर्म जो कहा जाता है दैट इज द मामलुक। मामलुक का क्या मतलब होता है? कि जो इंडिपेंडेंट पेरेंट होते हैं, नाजायज औलाद जो होते थे, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता था? मामलुक। तो सन ऑफ इंडिपेंडेंट पेरेंट्स। कई बार मामलुक का वर्ड एक और यहाँ पे इंटरप्रिटेट किया जाता है, दैट इज द those slaves who are indulged in the military activities, कि ऐसे स्लेव जिनको डोमेस्टिक वर्क से हटा करके मिलिट्री सर्विसेज में रखा जाता था, वैसे जो स्लेव होते थे उनको मामलुक कहा जाता था। ठीक है, थर्ड नाम जो है वो है इलबारी तुर्क्स। ठीक है, इलबारी डायनेस्टी। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहता है, ध्यान रखेंगे कि इलबारी का वर्ड अगर देख के पूछे तो अपन को ध्यान में रखना है किसकी बात ये कर रहा है, तो स्लेव डायनेस्टी की बात कर रहा है। तो सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा था जो कि आपका इलबारी तुर्क नहीं थे। ठीक है, आप बाकी सारे जितने भी आपके इसमें बादशाह हुए, वो सुल्तान हुए, वो सारे के सारे आपके क्या थे? इलबारी तुर्क थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तीन नाम है, तीनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। ठीक है, दो नाम उतना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है, एंड द थर्ड नेम दैट इज द इलबारी, वो जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट आज के हिस्टोरियंस के द्वारा एक्सेप्टेबल माना जाता है। ठीक है, डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है?
उसके बाद ये एक टेबल आपको बनाना है, ठीक है। गुलाम वंश या मामलुक वंश, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे आपके पास? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इसके बेटे थे एक आराम साहब, वो गद्दी पे बैठते हैं। लेकिन वो उतने ज्यादा काबिल नहीं होते हैं, तो फिर इनका एक जो है दामाद भी होता है और स्लेव भी होता है, इल्तुतमिश। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो थे वो गद्दी पे बैठेंगे, फिर आपके रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद, फिर जो है गियासुद्दीन बलबन, और उसके बाद जो है कैकूबाद, और सबसे अंत में आपका बैठता है कौन? तो कैमूर्स। तो बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ये तीन उतना ज्यादा फेमस नहीं है। तो आपको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, इन चारों के बारे में काफी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। एक ये भी टेबल आपको बना लेना चाहिए, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा परसों, मतलब संडे को जो टेस्ट होगा, ठीक है। कि गुलाम वंश में टोटल 11 शासक थे, खिलजी वंश में 5 शासक थे, तुगलक वंश के अंदर 9 शासक थे, सैयद डायनेस्टी के अंदर 4 शासक थे, और लोधी डायनेस्टी में 3 शासक हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा, ठीक है। राजधानी इसकी लाहौर थी, ठीक है। कहाँ पे थी? लाहौर। मिलिट्री कैपिटल इसने इंद्रप्रस्थ बनाया था, ठीक है। जब अपन देखेंगे अभी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर, कि जब आपका कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठता है तो बहुत सारा विद्रोह जो है आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। उस विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपने कैपिटल को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया था? तो ध्यान में रखेंगे कि जो है मिलिट्री कैपिटल इंद्रप्रस्थ, दैट इज दी दिल्ली। फिर आपका आराम साहब 1210, फिर इल्तुतमिश आपका आ जाएगा बैटल ऑफ जुंद लड़के 1210 से 1236। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में ही रहेगा, फिर रजिया सुल्तान 4 साल के लिए आएंगी 1236 से 1240। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद, ये आपके 20 साल तक रहता है, लेकिन सिर्फ नाम का जो है सुल्तान रहता है, क्योंकि सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है? तो बलबन के हाथ में। तो फिर गयासुद्दीन बलबन आपका आएगा 1266 से 1287। उसके बाद कैकुबाद, और सबसे अंत में आपके पास आता है शमसुद्दीन कैमूर्स। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आपकी एस्टेब्लिश होती है, इसमें 5 शासक थे आपके पास। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आपका 1290 से 1296 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी जो है आपके पास 1296 से 1316, सबसे जो है आपके खिलजी डायनेस्टी में सबसे पावरफुल रूलर यही था आपका अलाउद्दीन खिलजी। फिर शिहाबुद्दीन उमर रहे आपके 1316 के अंदर। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये आपके 4 साल तक रहेंगे 1316 से 1320। और लास्ट में आपका रहेगा नासिरुद्दीन खुसरो खान, ठीक है, ये भी 1320। और इसके बाद जो है आपकी डायनेस्टी फिर से चेंज हो जाएगी, और कौन सी डायनेस्टी आएगी? तुगलक। तुगलक के अंदर आपके पास 9 शासक थे। गियासुद्दीन तुगलक साहब पहला था 1320 से 25। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, ठीक है, जिसने कैपिटल अपना ट्रांसफर कर दिया था दिल्ली से दौलताबाद, वापस दौलताबाद से इसने दिल्ली ट्रांसफर किया था। तो 1325 से 1351। फिर आपका फिरोज शाह तुगलक आएगा 1351 से 1388 तक। फिर गियासुद्दीन तुगलक शाह आपके पास जो है 1388 से 89। अबू बकर शाह, ये भी 89 से 90। फिर मोहम्मद शाह थर्ड, ये जो था आपके पास 1390 से 94। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1 जनवरी से मार्च 1934। फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह आपके 1940 94 से 1413। और नुसरत शाह 1394 से जो है 1398। और उसके बाद आपका आ जाएगा सैयद डायनेस्टी, इसमें 4 ही शासक होंगे आपके पास। खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र खान 1414 से 1421 तक।
मुबारक शाह का टाइम 1421 से 1434 तक, मोहम्मद शाह 1434 से 1443, और अलाउद्दीन आलम शाह जो थे वो आपके रहेंगे 1443 से 1451। इसके बाद लोधी डायनेस्टी आ जाएगी, इसमें तीन शासक रहेंगे आपके पास। एक बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, और इब्राहिम लोधी जो है आपके पास लास्ट रहता है 1517 से 1526। और उसके बाद आपका सल्तनत पीरियड क्या हो जाता है, खत्म। और इसके बाद फिर आपका कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, मुगल्स। ठीक है, मुगल्स के बीच में थोड़े दिनों के लिए आपके पास जो है सूर डायनेस्टी रहेगा, वापस से आपका क्या आ जाएगा, मुगल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सल्तनत पीरियड में इतने राजा होते हैं, सबका नाम, सबका जो है आपका जो ईयर है वो चीज याद कर लीजिएगा। अब हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो किसके गुलाम हुआ करते थे, तो मोहम्मद गोरी के। ठीक है, किसके गुलाम थे ये, मोहम्मद गोरी के। और मोहम्मद गोरी की काफी बैटल्स के अंदर इन्होंने क्या की थी, मदद की थी। ठीक है, तो स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी असिस्टेड इन मेनी बैटल्स। और जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है 1206 के अंदर, तो इन्होंने जो डायनेस्टी बनाई थी उसी डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी या इल्बारी डायनेस्टी कहा जाता है। कहता है कि कभी भी इन्होंने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। ठीक है, कौन सा टाइटल नहीं लिया था, सुल्तान का। ये अपने आप को मलिक या सिपह सालार कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलवाते थे, मलिक या फिर सिपह सालार। इनकी जो कैपिटल थी आपके पास, वो कहाँ पे था, लाहौर। और ये काफी जो है दान दक्षिणा करते थे, और इसी वजह से इनको टाइटल दिया गया था लाख बख्श का। ठीक है, एक और टाइटल इनका ध्यान में रखेंगे अपन, पील बख्श। पील बख्श का मतलब होता है जो एलिफेंट का क्या करता था, आपके दान करते थे। ठीक है, तो जो है एलिफेंट के दान करने की वजह से इनको एक और चीज कहा जाता है, दैट इज द पील बख्श। तो क्या याद रखना है, मलिक याद रखना है, सिपह सालार याद रखना है, लाख बख्श याद रखना है, पील बख्श याद रखना है। उसके अलावा इसको कुरान ख्वां भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, कुरान ख्वां। क्योंकि इसको पूरा का पूरा कुरान जो था वो क्या था, लर्न था। ठीक है, याद था। इसीलिए इसको कुरान खां भी कहा जाता था, पील बख्श भी कहा गया, लाख बख्श भी कहा गया। और काफी दयालु था, इसीलिए इसको हातिम टू भी कहा जाता था। ठीक है, हातिम टू का टाइटल भी इसको दिया गया था बिकॉज ऑफ इट्स जेनरसिटी। ठीक है, दयालु के वजह से इसको हातिम टू भी कहा जाता था। क्या हुआ? तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके पास क्या होता है, तो कहता है कि इन्होंने फाउंडेशन ऑफ मेहरौली। ठीक है, किस जगह की बात ये कर रहा है, तो मेहरौली की जो है इन्होंने स्थापना की। राव पिथौरागढ़ था, एक किला था वहां पे, उसी के पास में एक जो है कॉलोनी इसके द्वारा बसाई गई थी, दैट इज दी मेहरौली। आज भी है आपका मेहरौली। ठीक है, जहाँ पे आपका क्या है, कुतुब मीनार। ठीक है, क्या है आपके पास, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है इसने बनवाया था किसके नाम पे, तो कहता है एक सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, क्या नाम था,
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के नाम पे आपका क्या बनाया गया था, कुतुब मीनार। इन्होंने पहला ही जो है स्टोरीज बनाया था, ठीक है, यानी पहला मंजिल ही इसके द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। बाद में इसको कंप्लीट कौन करेगा, तो इल्तुतमिश। अब कहता है कि जो पहला मस्जिद था, ठीक है, उस मस्जिद को अपन कहते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। कौन सा मस्जिद कहते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। कहाँ पर है, आपके पास दिल्ली के अंदर। इसको भी एस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा है आपके पास अजमेर के अंदर, ठीक है, वो भी किसके द्वारा बनवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें भी अपन क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा ये जो थे, इन्होंने गजनी पे भी अटैक किया था, ठीक है। कहाँ पे अटैक किया था, गजनी पे। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला जो है मेडाइवल टाइम का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने गजनी पे अटैक किया था। तो अपन ध्यान में रखेंगे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1209 के अंदर गजनी पे अटैक किया था और लगभग 40 दिन तक गजनी को अपने कंट्रोल में रखा था। फ्रीडम जो है इसको स्लेवरी से कब मिला था, तो 1208 में, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे अपन कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो स्लेवरी से आज़ादी मिली थी वो कब मिली थी, तो 1208 के अंदर। उसके अलावा काफी जो है पढ़े लिखे लोग इसके दरबार में रहते थे, जैसे हसन निजामी जिन्होंने एक किताब लिखी है ताजुल मसीर, फखरुद्दीन जिसने एक किताब लिखी है तारीख मुबारक शाही। मिलिट्री हेडक्वार्टर इन्होंने कहाँ पे बनाया था, तो इंद्रप्रस्थ में, ठीक है। कहाँ पे बनाया था, इंद्रप्रस्थ। अब कहता है कि 1210 ईस्वी के अंदर क्या होता है कि ये पोलो खेल रहे होते हैं, ठीक है। कौन सा गेम खेल रहे होते हैं, पोलो। और पोलो खेलते हुए ये घोड़े से क्या होते हैं, गिर जाते हैं, कहाँ पे, लाहौर के अंदर। अब कहता है कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि पोलो को इंट्रोड्यूस किया गया था आपके पास आ, जो है टर्क्स के द्वारा, जबकि इसकी शुरुआत की गई थी आपके पर्शियंस के द्वारा, ठीक है। कि पोलो जो आपका गेम है उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, आपके पर्शिया। भारत में किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो टर्क्स ने, ठीक है। हिंदी में इसको कहते थे चौगान। घोड़े पे बैठ करके हॉकी जैसा स्टिक होता है बड़ा सा, उससे बॉल को जो है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर लेके जाना होता था, दैट इज द चौगान। तो काफी फैक्ट्स हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ उपनाम थे, दैट इज द लखता। वही लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, हातिम, ठीक है, कुरान ख्वाह। और यहीं पे ध्यान में रखेंगे अपन पील बख्श। उसके अलावा 1208 में मोहम्मद गोरी के भतीजे थे गयासुद्दीन महमूद, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से क्या की थी, मुक्ति दी थी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब होता क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद वहां के जो नोबल्स थे, उन लोगों ने क्या किया कि भाई जो आराम शाह था, ठीक है, कौन था, आराम शाह, ठीक है। आराम शाह कौन थे, तो इसके बेटे थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का क्या नाम था, तो याद रखेंगे अपन आराम शाह। तो 1210 ईस्वी के अंदर ही अमीरों ने मिल करके, अमीर या मंत्री को ही उमराव कहते थे उस समय, क्या कहते थे, उमड़ा। तो अमीर और मलिक जो लाहौर के थे, उन्होंने किसको गद्दी पे बैठा दिया, तो आराम शाह को, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे, लेकिन उतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे, वीक और वर्थलेस। तो लोगों ने उतना, लोगों को यही लगा कि अभी तो जो है
मुस्लिम डायनेस्टी जो है शुरुआत हुई है, और शुरुआत में ही अगर कोई वीक रूलर आ जाएगा तो वो पूरे एम्पायर को क्या कर देगा, तहस नहस कर देगा। सारे लोग काफी ज्यादा रिवोल्ट करने लगेंगे, और इस सब के वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। तो सब लोगों ने किसको बुलाया, तो कहता है इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था, इसके दामाद भी थे। पहले दास थे लेकिन काफी अच्छा कैपेबल था, तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके साथ, तो इल्तुतमिश के साथ। और पहले इसको ग्वालियर का जो है सूबेदार बनाया गया था। और जिस समय आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है, उस समय जो है ये कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा कि शुरुआत में ये कहाँ का सूबेदार था, ग्वालियर का। और जिस समय आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है, उस समय ये कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का। कहाँ का, बदायूं। ये चीज समझ में आ गई। तो इसको बुलाया गया, तो एक छोटा सा बैटल भी आपका इसको लड़ना पड़ता है, उसको कहते हैं बैटल ऑफ जुंद। कौन सा बैटल था, बैटल ऑफ जुंद। और फिर ये गद्दी पे आपका क्या होगा, उसको मार करके बैठ जाएगा। ठीक है, कौन, तो इल्तुतमिश। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया, समझ में आ रहा है नंदन जी, रामा भाई? ये तो पढ़ चुके हैं ना एक बार। चलिए, अब आता है आपके पास इल्तुतमिश। ठीक है, कौन आता है, इल्तुतमिश। ठीक है, इसको गार्ड ऑफ एम्पायर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गार्ड ऑफ एम्पायर, या रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, या फिर मुस्लिम रूल इन इंडिया। कि जो वास्तविक संस्थापक थे आपके, वो कौन, किसको माना जाता है, तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। किसको माना जाता है, इल्तुतमिश। ये चीज समझ में आई। अब इसको जो है स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का स्लेव था आपका कौन, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव कौन था, तो आपका इल्तुतमिश। इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, स्लेव ऑफ स्लेव। ठीक है, गुलामों का गुलाम। सबसे बढ़िया ग्रेटेस्ट स्लेव किंग इसको कहा जाता है। ठीक है, और टर्किश कंक्वेस्ट जो इंडिया के अंदर कंसोलिडेट हुआ, उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल कौन है आपके पास, तो इल्तुतमिश। ठीक है, कौन है, इल्तुतमिश। इसने सबसे पहला काम जो किया वो क्या किया, कि इसने कैपिटल को शिफ्ट किया लाहौर से बदायूं। कहाँ पे शिफ्ट किया, लाहौर से बदायूं। ठीक है, 4 साल के लिए। और उसके बाद बदायूं से इसने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, दिल्ली। और उसके बाद दिल्ली ही मेनली आपका क्या रहा, कैपिटल रहा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो वही कहता है लाहौर से क्या हुआ? दिल्ली से थोड़ा दूर है वो, बदायूं आपका है। यूपी के अंदर ही है, कन्नौज बदायूं ये सब इलाका पड़ता है, हार्डली 100 किलोमीटर दूर। तो कहता है डैन टू दिल्ली, वापस ये कहाँ पे आ जाता है, दिल्ली। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है, अब चूंकि उस समय एम्पायर क्या था, काफी शुरुआती स्टेज में था। बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई मौका है कि जो है हम लोग क्या करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दें। ठीक है, तो रणथंभौर, जालौर, ग्वालियर, अजमेर, मालवा, इन सब के अंदर जो थे लोगों ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। ठीक है, तो यानी कि जब गद्दी पे इल्तुतमिश बैठेगा तो उसके साथ बहुत सारी समस्याएं रहेगी। जैसे सबसे पहला समस्या था आपका, बंगाल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, कि बंगाल में जब अपन पढ़ते हैं, ठीक है, तो दो नाम पढ़ते हैं, एक तो बख्तियार खिलजी। क्या पढ़ते हैं, बख्तियार खिलजी, जो आपके नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वगैरह को क्या किया था, जो जला दिया था। कौन था वो, बख्तियार खिलजी। उसने अपना जो है एम्पायर स्टेब्लिश कर लिया था, कहाँ पे, बंगाल के अंदर। लखनौती से वो रूल करता था। तो मेडाइवल बिहार जब भी पढ़ते हैं तो डिटेल से उसको अपन पढ़ लेते हैं। बख्तियार खिलजी की हत्या करके जो है आपका वहां पे फिर गद्दी पे कौन आ जाता है, अली मर्दन खान। कौन आ जाता है, अली मर्दन खान। अब अली मर्दन खान जो थे वो आपके अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे।
और उनका सक्सेसर होता है इबाज खान, जो कि गियासुद्दीन महमूद के नाम से अपने आप को वहां का सुल्तान घोषित कर देता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है अपने बेटे को भेजते हैं कि जाओ भाई देखो वहां पे क्या सिचुएशन है। तो 1230-31 में जा करके फाइनली बंगाल आपका क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो एक बंगाल जो था वो काफी जो है प्रॉब्लमेटिक रहा इल्तुतमिश के लिए। उसके बाद राजपूत जो थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। तो फिर जो है आपका इल्तुतमिश उसको क्या करता है, एक एक करके वापस से उसको अपने जो है एम्पायर के अंदर मिलाता है। जैसे रणथंबोर 1226 में वापस उसको अपने एम्पायर में मिलाया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। मंदसौर 1227, जालौर, संभल और बयाना ये सब राजस्थान के अंदर का जगह है 1228 में। नागौर ये भी आपका राजस्थान में ही है 1230। फिर ग्वालियर, ग्वालियर में उस समय रूल था मंगल देव का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि जिस समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर पे कब्जा किया था तो उस समय किसका रूल था, तो याद रखेंगे मंगल देव का। कि मंगल देव को हरा करके जो है ग्वालियर को कैप्चर करता है कौन, इल्तुतमिश। कब, तो 1231-32 के अंदर। फिर आपका मालवा और भिलसा को ये कैप्चर करता है 1234 के अंदर। और लास्ट इसका जो अभियान था वो कहाँ का था आपका, तो बामियान का। ठीक है, कहाँ का था, बामियान। और कहा जाता है इसके बारे में कि इल्तुतमिश जो है स्टैचू ऑफ विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य राजा हुआ करते थे, उनका एक स्टैचू हुआ करता था। कहाँ पे, तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में। तो उसको इन्होंने जो है वहां से इसको लेकर के आया था। ठीक है, तो ये जो है आपका इल्तुतमिश के बारे में बताया गया कि पहला प्रॉब्लम इसका क्या रहा, बंगाल, उसको धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया। दूसरा प्रॉब्लम इसका क्या रहा, राजस्थान, उसको भी धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया। ठीक है, अब तीसरा प्रॉब्लम कौन रहा भाई, तो यल्दौज और कुबाचा। ठीक है, कौन रहा, यल्दौज और कुबाचा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो कहता है कि यल्दौज और कुबाचा, तो उसमें यल्दौज को 1215-16 में तराइन के ही बैटल में क्या करता है, कई किताबों में इसको थर्ड बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है, जिसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को क्या किया था, हरा दिया था। ठीक है, फिर उसको जो है इम्प्रिजन कर लिया। कहीं कहीं पे कहा जाता है कि इसने जो है नदी के अंदर कूद करके अपनी जान दे दी। ठीक है, फिर कुबाचा, कुबाचा पे ये अटैक करता है 1228 के अंदर, और फिर उसको भी जो है क्या करता है, अटैक करके मार देता है। ठीक है, तो यानी धीरे धीरे इसने अपने सारे जितने भी इसके विरोधी थे उसको क्या किया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन। अब इसके बाद एक समस्या जो इसको जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा, ठीक है, लेकिन काफी अच्छे तरीके से टैकल किया इसने, और वो था आपके पास चंगेज खान का। ठीक है, किसका समस्या था, आपके चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान एक्चुअली जो आपके पास ये वाला पूरा टॉपिक है, चंगेज खान मंगोल लीडर था ये। ठीक है, इसके बचपन का नाम था तेमुचिन। ठीक है, क्या नाम था इसके बचपन का, तेमुचिन। ठीक है, और जो है ये वहां पे एक्चुअली ये जो चंगेज वगैरह थे एक मंगोलिया के थे, और मंगोल में एक्चुअली बुद्धिज्म था। ठीक है, कौन सा धर्म चलता था, बुद्धिज्म। तो ये लोग कन्वर्ट हो गए थे किसके अंदर, बुद्धिज्म से इस्लाम के अंदर। ठीक है, और फिर चंगेज खान हो गया ये, चंगेज खान से चंगेज खान, और इसने अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। ठीक है, पूरा पर्सिया, अरब, टर्की, ये सारे इलाके को ये लोग जीतते जा रहे थे। उसी में जो है ये आपका ईरान पहुंचता है, उसको ख्वारिज्म कहते थे उस समय। और वहां को वहां पे ये हरा देता है। ठीक है, क्या करता है, हरा देता है वहां पे जो राजा थे। तो वहां का राजा वहां से भाग जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंगेज खान किसके पीछे आ रहा था, तो जलालुद्दीन मांग बर्नी, जो कि कौन थे, रूलर ऑफ ईरान। ठीक है, किसके पीछे आ रहा था वो, जलालुद्दीन मांग बर्नी के पीछे, जो कि कहाँ का रूलर था आपके पास, तो ईरान का। तो कहता है कि यहाँ पे चंगेज खान उसके पीछे पीछे आ रहा था, तो इल्तुतमिश से शरण मांगता है ये जलालुद्दीन मांग बर्नी, लेकिन ये जो है शरण देने से मना कर देता है। कहता है कि भाई
क्योंकि डिप्लोमेटिकली ये जवाब देना इसको था, तो ये बोला कि यहाँ पे खुद ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिवोल्ट चल रहा है, तो बेहतर होगा कि आप मुस्लिम वर्ल्ड के तरफ जाएं, जहाँ पे आपको खलीफा वगैरह होंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आने का ज्यादा कोई फायदा है नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आपके अनुकूल नहीं है। प्लस यहाँ पे अभी जो है, जो कंट्री है वो इस्टेब्लिश प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है, तो हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो जो है चंगेज खान के अटैक से भारत को क्या किया, बचा लिया गया, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, डिप्लोमेटिकली। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है पहला लीगल सुल्तान, ठीक है। तो जो है लीगल सुल्तान भी आपसे अगर पूछा जाए कि पहला लीगल सुल्तान कौन था, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, तो इल्तुतमिश, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है, इल्तुतमिश, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग, तो कहता है उस समय मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होता था वो होता था खलीफा का, ठीक है। और इन लोगों को क्या करना होता था, खलीफा के पास गिफ्ट वगैरह भेजना होता था। और खलीफा जो है इनको रिकॉग्नाइज करता था मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बाय गिविंग अ रोब, ठीक है। कि खलीफा एक रोब देता था जिसको जो है ये लोग अपने साथ पहनते थे, और एक आदमी को नियुक्त करता था खलीफा कि आप इस राज्य के दरबार में रहेंगे। तो इस तरह के एक्टिविटी करने वाला जो है वो कौन था आपके पास, तो याद रखेंगे अपन जो है इल्तुतमिश, ठीक है। पहला जो था वो कौन था, इल्तुतमिश। तो खलीफा ऑफ बगदाद जो है इसको रिकॉग्नाइज करता है। उसके अलावा इसने स्टार्ट किया तुर्कान चहलगानी, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, चालीसा। तो एग्जाम में कई बार आपसे पूछता है कि तुर्कान चहलगानी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा खत्म किया गया था, तो बलबन के द्वारा। किसके द्वारा, बलबन। अब ये था क्या तुर्कान चहलगानी, तो कहता है इसके पीछे दो पर्पसेस इल्तुतमिश के थे, ठीक है। पहला पर्पस था कि बहुत सारे लोग आपस में ही क्या कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे, षड्यंत्र करते रहते थे कि किस प्रकार से सुल्तान को क्या किया जाए, हटाया जाए। तो इसने क्या किया, जो भी उस समय के सारे इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स थे, उमराज थे, उन सबों को इन्होंने इकट्ठा किया, और सबको डिपार्टमेंट वाइज जो है काम बांट दिया गया, और सबको एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। और वो एक तरीके से क्या होता था, सलाहकार मंडल भी होता था, कि उन्हीं के सलाह को लेकर के जो है सुल्तान क्या करता था, काम करता था। तो दैट इज द तुर्कान चहलगानी, ठीक है। जैसे अभी कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट होता है, कि प्रधानमंत्री जी को असिस्ट करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक मिनिस्ट्री होता है, उसी प्रकार से आपके तुर्कान चहलगानी या फिर चालीसा को फॉर्म किया गया था। उसके अलावा जो नॉबल्स वगैरह थे उनको जो है सप्रेस करना था, कि भाई इन लोग को जो है ज्यादा वैल्यू नहीं देना है। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रहा वो दैट इज द इक्तादारी सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम था, इक्तादारी। तो पहला क्या था, तुर्कान चहलगामी, और दूसरा क्या हुआ आपके पास, इक्तादारी सिस्टम, ठीक है। अब जैसे कोई भी एम्पायर आपके स्टेट्स में कन्वर्टेड होता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्टेड होता है, उसी प्रकार से इन्होंने अपने एम्पायर को किस में डिवाइड किया था, तो इक्ताज के अंदर। किसके अंदर, इक्ता। और उसका एक हेड होता था जिसको क्या कहा जाता था, इक्तादार। एक्चुअली में क्या था कि जो दोआब रीजन्स थे, ठीक है, एक चीज जरूर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि पहला रूलर जिसने दोआब रीजन के अंदर जो है अपने सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, वो आपका कौन था, तो इल्तुतमिश, ठीक है। तो अब क्या होता है, कल अपन डिस्कस किए थे कि दो रिवर्स के बीच में जो काफी फर्टाइल सॉइल होती है उसी को क्या कहते हैं अपन, दो आप, ठीक है, दो रिवर्स, ठीक है। तो दोआब रीजन्स के अंदर इन्होंने इक्तादार को क्या किया था, अपॉइंट किया था, ताकि वहां के प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सके, सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। और इक्तादार का काम होता था कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को क्या करें, मेंटेन करें। और उनका होता था कि भाई अपने अंदर जो है कुछ सैनिक को भी रखें, ताकि अगर कभी जरूरत पड़ती है किसको, तो जो है आपके सुल्तान को, तो वो सैनिकों से भी क्या करे, हेल्प करे, ठीक है। कि सैनिक जो है क्या करेंगे, आपके हेल्प करेंगे, किसको,
सुल्तान को। ठीक है, तो क्या क्या सिस्टम हो गया आपके पास? तो एक तो तुर्काने चहलगामी याद रखेंगे, इक्तादारी सिस्टम याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, उसके अलावा आपके पास जो है क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स थे वो ध्यान में रखेंगे। अब आता है कि यहाँ पे इसने जो है क्या किया था अपने राज दरबार के अंदर, जो पैलेस था वहां पे दो स्टैचू ऑफ लायंस लगाए थे। ठीक है, और उनके मुंह के अंदर क्या होता था, एक चेन बंधा होता था। ठीक है, और वो जो चेन होता था उसको कहते थे बेल ऑफ जस्टिस। क्या कहते थे? बेल ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये जो बेल ऑफ जस्टिस होता था, उसको अगर किसी को भी लगता था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो जाकर के उस बेल को क्या करता, बजा देता, और उस बेल के आवाज से जो है, हाँ, सुल्तान खुद क्या होते, बाहर निकलते और फिर क्या करते, फैसला देते। तो बेल ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट किया गया था वो किसके द्वारा? हाँ, तो इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, और इसी तरह से जो है आपका क्या स्टार्ट किया गया था, तो जो है जहांगीर के द्वारा। जहांगीर का तो जो आपका घंटी था वो सोने का था, 60 जो है उसमें घंटी होती थी, लेकिन इसका सोने का नहीं था। उसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई जो आपके इक्तादार होते थे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। जितना इनको अपना खर्चा होता था वो तो होता ही था, और बाकी जो होता था उसको कहते थे फवाजिल। और उसको किसको देना होता था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। इक्तादार का पोस्ट ट्रांसफरेबल होता था। उसके अलावा दो चीजें और इसने स्टार्ट करी, सिक्का, कॉइन्स। ठीक है, और कॉइन्स में आपके पास जो है एक था आपका सिल्वर का जिसको कहते थे टन का, और दूसरा होता था कॉपर का जिसको क्या कहते थे अपन, चीतल। तो दो आपके पास कॉइन्स हो गए, एक सिल्वर का टन का और दूसरा कॉपर का चीतल। और रेशियो आपका क्या होता था? 1:48 का। कितना रेशियो होता था? 1:48। 175 ग्रेन का होता था आपका जो है टन का। उसके अलावा इसने के दरबार में मिनहाज उल सिराज रहते थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी तबाकत नासिरी। इसने एक हौजे शमसी बनवाया था, कहाँ पे? महरौली के पास। ठीक है, कहाँ पे? महरौली के पास। इसी को फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसने एक जो है सुल्तान गढ़ी बनाया था, कि सबसे पहला सुल्तान जिसने टॉम्ब बनाने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था वो कौन था आपके पास? तो इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुब मीनार को कंप्लीट किया गया था किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है, इल्तुतमिश के द्वारा। उसके अलावा तीन मोर स्टोरीज, यानी कि जो है पहले पहला स्टोरी किसने बनाया था आपके पास? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और तीन और ऐड किया गया था किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। महाकाल टेम्पल जो है आपका बनवाया गया था इसके द्वारा, तो मतलब कि तोड़ा गया था, मतलब लूटपाट किए थे। अभी जस्ट आपको बताया, विक्रमादित्य का जो है मूर्ति वहां से क्या किए थे, ये लाए थे। ठीक है, उसके बाद 1236 के अंदर इसका क्या होता है? डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है? 1236 में इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, और मरने से पहले इसने जो है रजिया सुल्तान को क्या किया था, अपना जो है सक्सेसर नियुक्त किया था, कि भाई मेरे मरने के बाद जो है गद्दी पे कौन बैठेगा, बैठेगी तो रजिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये वाला एक ध्यान में रखेंगे अपन। ये है इक्तादार का, इक्तादारी सिस्टम का आपका स्ट्रक्चर। तो कहते हैं सबसे नीचे होता था आपके पास गांव। क्या होता था? गांव। और उसके जो हेड होते थे उसको क्या कहा जाता था? चौधरी। गांव के ऊपर होता था आपका परगना। ठीक है, परगना का हेड होता था सिकदार। उसके ऊपर होता था सिख। सिख का हेड होता था सिकदार ए सिकदान। और सिख के ऊपर आपके पास होता था इक्ता, और इक्ता का हेड होता था आपके पास इक्तादार। फिर आपके पास कॉलेजेस के नाम है नसरिया मदरसा और मूसिया मदरसा। वेल्स थे आपके पास जो बनवाया गया था, गंडक की बावली और हौजे शमसी। तो अब नॉबल्स जो थे उनको उमराह कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
उसके अलावा इल्तुतमिश के समय बिहार का जो सूबेदार था वो था मलिक जानी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चंगेज खान का ओरिजिनल नाम भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे तेमुचिन। चलिए, इसके बाद जो है आपके पास गद्दी पे कौन बैठेगा? हाँ, तो रुकनुद्दीन फिरोज। तो कहता है आपके पास 1236 के अंदर कौन गद्दी पे बैठता है? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। तो कहता है कि जो है पहले गद्दी पे बैठना किसको था? तो रजिया सुल्तान को। लेकिन जो नॉबल्स वगैरह थे, आप वो नहीं चाहते थे कि गद्दी पे आपका कौन बैठे, तो एक जो है वुमेन बैठे, औरत बैठे, ठीक है। इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पे बैठा दिया, ठीक है। लेकिन वो भी जो है किसी काम का था नहीं, वर्थलेस पर्सन कहा जाता है। हाँ, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार जो है किसके हाथों में था? तो शाह तुर्कन। तो कहा जाता है आसपास के जितने भी आपके नॉबल्स थे वो सब इसके खिलाफ होकर के विद्रोह कर देते हैं। और धीरे धीरे वो जब दिल्ली की तरफ बढ़ने लगेंगे, तब जो है आपके इसको लगता है कि नहीं भाई, हमको क्या करना चाहिए, विरोध को दबाना चाहिए। और फिर जो है ये क्या करता है, दिल्ली से बाहर निकल करके जो है विद्रोह को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच जो है रजिया सुल्तान क्या करती है, कि जो है लाल किला था आपके पास, जामा मस्जिद, सॉरी, ठीक है। वहां पे जमा होते हैं लोग जो है शुक्रवार को। तो ये कहा जाता है रेड कलर का एक कपड़ा पहन के ये सबके सामने आती है, और जो है लोगों को कहती है कि भाई, जो इल्तुतमिश थे वो चाहते थे कि हम सुल्तान बने, लेकिन सब लोगों ने किसको बना दिया? तो रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया, ठीक है। तो आप लोग जो है क्या खुश हैं? तो इस तरीके से लोगों को क्या करती है, मोटिवेट करके रिवोल्ट करवा देती है, ठीक है। और वो सब लोग फिर कहाँ पे जाके चले जाते हैं? तो आपके पास किला के अंदर, और वहां पे शाह तुर्कन की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद जो है गद्दी पे आपके कौन बैठेगी? तो रजिया सुल्तान, ठीक है। जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, खत्म, ठीक है, रजिया सुल्तान और बलबन।